Hello friends. So now we will discuss our last lecture in the series of fiscal federalism. So the lecture is challenges with fiscal federalism. So we have already taken 5 lectures associated with fiscal federalism. We have studied the background and brief details of fiscal federalism. We have studied the taxation revenue of center and states, non-tax revenue of center and states. Then we have studied about the taxation as well as non-taxation revenue of the local self-government. Then we have studied the issues associated with the local self-government and the solutions, remedies to resolve those issues. Now we will study the challenges which are associated with fiscal federalism in a comprehensive manner. So we have studied the issues associated with local self-government, but in a comprehensive manner means because fiscal federalism consists of center finances associated with center, states as well as local self-government. So we will study the issues with the finances available with the center and states and local self-government in a holistic manner. So how we will study the challenges? On one side we'll study the challenge, and on the other side we'll study the solution. So what are the challenge associated with fiscal federalism, and what are the solutions which can be proposed to resolve those challenges. Okay, so without doing any delay, we'll starting with the lecture. So the first point is center has 60% of finances while having 40% of responsibility, while states has 40% finances and having 60% responsibility. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर के पास क्या है सब्जेक्ट्स. ऑलरेडी वो सब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. एटॉमिक एनर्जी, देन इट हैज़ डिफेंस, कम्युनिकेशंस एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक रिलेटेड थिंग्स. ठीक है ना. देन इंश्योरेंस इज देयर, देन mining, regulation of mines and all those things, etc. So those subjects which require uniformity in legislation and uniformity across the country and which are required for the subserving the national good, like banking ही है. तो बैंकिंग में ऑब्वियसली बैंकों में इंटरेस्ट रेट कॉमन होना चाहिए पूरे देश के अंदर, तभी इक्वली सभी लोग जो है वो उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे या उससे लाभार्थ कर पाएंगे. दे कैन यूटिलाइज दी लोन्स अवेलेबल फ्रॉम दी बैंक्स ऑन दी कॉमन इंटरेस्ट रेट. तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कॉमनैलिटी चाहिए. वाइल स्टेट्स के पास क्या है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस वगैरह, हेल्थ. ठीक है ना, हेल्थ है, देन एग्रीकल्चर, विच रिक्वायर जहाँ पे लोकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है या लोकल लेवल पे वो उन सब्जेक्ट्स के लिए लोकल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए. सो दो सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग एट दी लोकल लेवल एंड रिक्वायर टू लेजिस्लेट एट दी लोकल लेवल, तो स्टेट्स के पास हैं. बट स्टेट्स के पास में आपको, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्टेट्स के पास वो सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली पब्लिक को इफेक्ट करते हैं. पब्लिक को इफेक्ट क्या करता है? रोटी, कपड़ा, मकान. तो एग्रीकल्चर, देन कपड़ा, टेक्सटाइल एंड मकान इज योर हाउसिंग. सो ऑल आर लाइंग इन स्टेट सेक्टर. तो जो पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट्स है, वाइल जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन है अक्रॉस द कंट्री, दैट इज फॉर सेंटर. तो इसके पास 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब 40%, 60% फंड इसके पास आता है. वो तो हमने ऑलरेडी बताया था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जिस टाइप की सेसेस्टेड टेंडेंसीज हमारे देश में चल रही थी उस टाइम, जो वातावरण था, दैट इज़ नया अभी पाकिस्तान बना था, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सेसेशन हुआ था. तो इसलिए सेंटर स्ट्रॉन्ग किया गया था ताकि कोई भी यूनिट दोबारा से इस तरीके का काम ना कर पाए कि वो इंडिया से ससीड कर जाए. तो दैट इज़ वाई सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई. तो इसीलिए इसको 60% फाइनेंसिस दिए गए, इसको 40%, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की ज़्यादा है. तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि सेंटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है बट फाइनेंसिस ज़्यादा है, तो अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया वाई आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन का सेटअप किया गया. फाइनेंस कमीशन के सेटअप करने का मेन उद्देश्य यही था कि जो भी प्रोसीड्स हैं सेंटर के पास, जो भी डिविजिबल पूल है उसमें से टैक्सेस को डिवॉल्व किया जाए. जो भी डिविजिबल पूल में टैक्सेस हैं उसमें से रेवेन्यू डिवॉल्व किया जाए टू दी स्टेट्स, टू टू मेक दी शॉर्टफॉल इन दी रेवेन्यू. जो उनको रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है उसको वो किया जाए, गैप को फुलफिल किया जाए.
तो डिवोल्यूशन बाई फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो भी डिविजिबल पूल से डिवोल्व होता है, तो ये सॉल्यूशन हुआ इसका। और साथ में ग्रांटी नेट भी आपको पता है 275 और 282 के माध्यम से दी जाती है। 282 है आपका, 275 आपका स्टैट्यूटरी ग्रांट, स्टैट्यूटरी, एंड आर्टिकल 282 इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है ना। 275 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि 275 में आपके जनरल पर्पस स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफर, जो कि फाइनेंस कमीशन के माध्यम से पैसा दिया जाता है। जो रेवेन्यू अगर कोई भी अगर डेफिसिट हो जाता है तो 275 के माध्यम से वो पैसा उसको दिया जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट। वो हम अभी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। बट रेवेन्यू जो भी एक रेवेन्यू ग्रांट्स उनको दिए जाते हैं कि जो भी अगर डिवोल्व करने के बाद भी जो भी रेवेन्यू डेफिसिट अगर रह जाता है, उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गैप रह जाता है, उन सभी स्टेट्स को रेवेन्यू वो देना, ग्रांट देना अंडर आर्टिकल 275। एंड स्पेसिफिक पर्पस कि किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक कि एजुकेशन के लिए देना, हेल्थ के लिए देना, ठीक है, देन टूरिज्म के लिए देना, या फिर फॉर एग्जांपल पुलिस के लिए देना, पुलिस के पेंशन के लिए देना, या एनीथिंग, पुलिस के वेलफेयर के लिए देना, सो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए देना, किसी भी सेक्टर के लिए दिया सकता है। 282 डिस्क्रिशनरी है, जो कि CSS जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से ये पैसा जो है डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज लाइन डिपार्टमेंट से डायरेक्टली डिवोल्व किया जाता है टू दी पर्टिकुलर स्टेट्स, वो जो CSS इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, चैलेंज ये है फिजिकल फेडरलिज्म में, जिसका सोल्यूशन ये दिया गया। तो ये तो बहुत ट्रेडिशनल था जिसका सोल्यूशन दे दिया गया, ठीक है। अब इसमें इसी पॉइंट्स में ये एक पॉइंट हो गया, और भी हम पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि डिवोल्व तो जरूर किया गया बट फाइनेंस कमीशन में कुछ इश्यूज़ हैं, तो अभी हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो मिसमैच था बिटवीन दी फाइनेंसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फाइनेंस कमीशन के माध्यम से इसको करेक्शन किया गया। नाउ विल सी दी नेक्स्ट चैलेंज। सो द नेक्स्ट इशू इज़ that the finance commission recommendations are not binding, that we already know that the recommendations are not binding on the government, so it is up to the government whether it wants to accept or reject those recommendations. So generally government used to accept those recommendations, but still there is a lacuna here. 14th finance commission, as we already know that it has devolved 42% revenue out of divisible pool, that is unconditional transfer. So it has recommended to devolve 42% of revenue from the center's divisible pool, but it has been seen that only 35% devolution has been taken place, and that too 35% in 1 year, that is in 2018 and 19. So the recommendations of 14th finance commission was to be implemented from 2015 to 2020. So but 35% devolution has occurred in 2018-19. So in the rest of the years, even it has not touched even 35%. कि every year it has to go to 42%, but 35% भी एक ही साल में टच किया। तो that is the biggest issue ये है कि इवन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया रिकमेंडेशन, उसके बावजूद भी जो डिवॉल्व करने हैं टैक्सेस या जो रेवेन्यू भेजना है स्टेट्स को, वो नहीं भेजा जाता है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? रिकमेंडेशंस ऑब्वियसली इट शुड बी बाइंडिंग, एंड इफ रिकमेंडेशंस नॉट एक्सेप्टेड देन रीजन बिहाइंड नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ such recommendations needs to be the report needs to be laid down before the parliament. तो पार्लियामेंट के सामने आपको रिपोर्ट प्लेस करनी पड़ेगी कि आपने ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट क्यों नहीं की हैं, और अगर आपने रिकमेंडेशंस यू हैव एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, so the recommendations needs to be, so whatever recommendations are there, you need to follow those recommendations, and if any deviation is there, you need to place it before that deviation before parliament as well. तो रिपोर्ट भी पार्लियामेंट के सामने रखनी होगी, कोई डेविएशन रिपोर्ट में एक्सेप्टेंस का होगा तो आपको रखना होगा, और अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन में डेविएशन है, तब भी आपको पार्लियामेंट के सामने रखना होगा और उसको बताना होगा प्रॉपर्ली कि वाई यू हैव नॉट डिवॉल्व 42%, वो किस वजह से आपने 42% या जो भी आपने डेविएशन किया है वो किस वजह से है। तो अगर आप पार्लियामेंट के सामने रखेंगे तो ऑब्वियसली किसी एक्जिजेंसीज टू मीट सम इमरजेंसी सिचुएशन या टू मीट सम अनफोर्सीन रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स,
you have not devolved that 42% in one particular year. But if this such is the practice that you have not devolved 42% in the entire 5 years duration of the Finance Commission recommendations, then that is a very big issue. So that because a government is accountable to parliament, that we already know that the executive is accountable to legislature, so the report must be placed before parliament. So the provisioning of the placing of reports must be there before the so government must place the report of the Finance Commission in the parliament again, in addition to the recommendations which it has accepted and the reaction of such recommendations. Along with that, the implementation report in every year it has to be placed before the parliament. So whatever recommendations you have implemented, and if any deviation is there, so you need to report it to the parliament. So that should be the solution. So this is the second challenge, and this is how that should be resolved. So now we will move to third challenge. So the third challenge is that the devolution of the finances or the revenue by the Finance Commission to the states, that is वेरिएबल है ना, वेरिएबल ही है. जैसे पहले 42% था 14 फाइनेंस कमीशन में. अगर आप पुराने हिस्ट्री देखेंगे तो 28-29% था, देन धीरे धीरे 30% हुआ और 14 तक पहुँचते पहुँचते ये 42% हो गया. एंड नाउ 15 फाइनेंस कमीशन ने 1% इसको घटा दिया है, 41% कर दिया है. So when we will study the Finance Commission, 15 Finance Commission report, we will study that, we will take that lecture in detail. So we will see why these are reduced by 1%. Because the 1% has been, earmarked for, defense and internal security expenditure. So that we will study in detail in, when we will study the Finance Commission. But because it is variable in nature, so it depends on the Finance Commission what devolution it wants to, what recommendations it gives to government. So what percent of finance the government needs to, the union government needs to devolve from its divisible pool of taxes to the states. तो ये वेरिएबल है. तो इसके लिए इसका सोल्यूशन ये है, क्योंकि वेरिएबल है तो वर्टिकल ट्रांसफ़र, वर्टिकल मतलब जो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है, ये कि यूनियन से जो स्टेट डिवोल्यूशन हो रहा है वो फिक्स कर दिया जाना चाहिए लॉ के द्वारा. कानून बनाए सरकार और कानून के द्वारा ये फिक्स कर दे कि 42%, 41%, ये जितना भी फिक्स करना चाहती है वो फिक्स कर दे. तो फिर कोई भी फिर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आउटसाइड हो जाएगा, मतलब नॉट इन दी स्कोप ऑफ द फाइनेंस कमीशन, क्योंकि वो फिक्स कर दी गवर्नमेंट. तो फाइनेंस कमीशन के स्कोप में केवल क्या रह जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, मतलब कि विद इन दी स्टेट्स, बिटवीन दी स्टेट्स डिवोल्यूशन करना. फिर 42% आपको करना है, बट 42% किस स्टेट को कितना भेजना है 42% में से, वो दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र. तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ही फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस में होना चाहिए या कि स्कोप में होना चाहिए. वर्टिकल ट्रांसफ़र एक कानून के माध्यम से फिक्स कर देना चाहिए. ठीक है, ये हम सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं. तो दिस इज़ द थर्ड challenge. Now we will see the fourth challenge. So the next issue is about the grant in aid, which is given by the Finance Commission. So as we know that the Finance Commission usually gives two types of grants: general and specific purpose. General purpose and specific purpose. So conditional and unconditional. So conditional, we already know that it is based on some condition. For example, like 15 Finance Commission has recommended for some performance based grants. So if you have performed something, achieved something in this area, so you will get those grants. For example, 15 Finance Commission has recommended for the implementing power sector reforms, tourism, national and international tourism, intra and interstate and international tourism, domestic and international tourism. ठीक है, पावर सेक्टर के ऊपर. देन 15th फाइनेंस कमीशन ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर रिकमेंडेशन दी है कि अगर आप एग्रीकल्चर, मतलब सो प्रोग्रेस विद एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, प्रोग्रेस विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म. ठीक है, देन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स. तो इस तरीके की. और देन टैक्सेशन के ऊपर. सो हाउ मच यू हैव अर्न money with taxation, how much money you are earning via taxation. ठीक है, टैक्स के माध्यम से आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो, उसके ऊपर भी कुछ ग्रांट्स हैं. तो अलग 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 एक दो और हैं उसमें क्राइटेरिया. तो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स है, उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक है, एंड देन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं. तो कंडीशनल और अनकंडीशनल.
तो पहले क्या होता था, पहले के फाइनेंस कमीशन में क्या था, कंडीशनल जनरली 7-8% के आसपास होता था और अनकंडीशनल 92.5% होता था। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको बिल्कुल उलट दिया, कंडीशनल हो गए 25%, अनकंडीशनल हो गए 75%। अब जैसे इवन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन जो करते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र जो करते हैं ये उसका मनी का, तो हॉरिजॉन्टल में ही इन्होंने एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस लगा दिया और एक इन्होंने वो लगा दिया ये टैक्स एफर्ट कि टैक्स से कितना पैसा कमा रहे हो, पर कैपिटा टैक्स अर्निंग वाया पर कैपिटा जीएसडीपी, दैट इज स्टेट ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और साथ में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, यानी कि आपका टोटल टीएफआर जो है आप 1971 के सेंसस से उठा के आपने कंपेयर किया कि उस टाइम जो टीएफआर था टोटल फर्टिलिटी रेट और अब कितना है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अगर आपका टोटल फर्टिलिटी रेट अगर लेस देन 2 है, 2.1 समथिंग इज़ देयर, सो दी वैल्यू इज़ कि अगर उसके कंपैरिजन में आपका टोटल फर्टिलिटी रेट डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अगर आपकी काफ़ी बेटर है हुई है जो 1971 में थी, अगर आपकी बेटर हुई है तो डेफिनेटली यू विल गेट दी ग्रांट, और अगर आपकी वर्स हुई है और बेकार हुई है तो यू विल नॉट गेट दी ग्रांट। तो बेसिकली इन्होंने कंडीशनल बेस्ड ग्रांट्स इन्होंने 25% दे दी हैं। तो इसकी वजह से इशू क्या है, इशू ऑब्वियसली यही है कि अगर आप कंडीशनल लगा दोगे तो ऑब्वियसली स्टेट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। किन स्टेट्स को? जो पुअर स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जिनके पास रेवेन्यू नहीं है या जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं है टू अर्न दी रेवेन्यू। मतलब आपने लगा दिया ना कि आप कितना टैक्सेशन अर्न करोगे उसके ऊपर आपको ग्रांट मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है टू इम्पोज टैक्स। तो इक्विटी क्राइटेरिया यानी कि सब स्टेट्स को एक इक्वल लेवल पे लेके आने का जो कंडीशनल की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी इक्विटी क्राइटेरिया के अंदर कि एवरी स्टेट शुड कम ऑन दी सेम लेवल, और जो इक्वलाइजेशन करना है ऑफ ऑल दी स्टेट्स इकनॉमी वो नहीं कर पाओगे आप अचीव अगर आप कंडीशनल की इस तरीके से इफ़ यू मैक्सिमाइज द कंडीशनल ट्रांसफर्स। सो दी व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सीलिंग हो जाए, यानी कि आपको एक सीलिंग इम्पोज करनी पड़ेगी वाया लॉ, कानून के माध्यम से ही आपको कंडीशनल ट्रांसफर्स की, यानी कि इससे ज़्यादा कंडीशनल ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाकी अनकंडीशनल होगा। क्योंकि कंडीशनल क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी टू लो टैक्स कैपेबिलिटी, जैसे मैंने बताया, और इक्विटी क्राइटेरिया से डिस्क्रिमिनेटरी है। जैसे बिहार यूपी बोलेंगे भाई हमें तो पैसा ही नहीं मिल पाएगा। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हम कैसे इंप्लीमेंट करें? पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अनकंडीशनल मिलेगा तो अपनी नीड्स के हिसाब से वो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको इम्प्लीमेंट पैसा को यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल होगा तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देयर टैक्स कैपेबिलिटी, देयर टैक्स इम्पोजिंग कैपेबिलिटी, देयर टैक्स अर्निंग रेवेन्यू अर्निंग कैपेबिलिटीज इज ऑलरेडी वेरी लो, ठीक है। तो दैट इज़ वाई पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। तो इस वजह से कंडीशनल को कम करना होगा और अनकंडीशनल को बढ़ाना होगा और एक सीलिंग इम्पोज करनी पड़ेगी कंडीशनल के लिए, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ विल सी द नेक्स्ट इशू। सो नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज आर्टिकल 282, दैट इज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो हम ऑलरेडी एक सेपरेट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि 282 के माध्यम से अगर आप किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए पैसा देना चाहते हैं, सो यू वांट टू गिव फंड्स और provide the money, so any center or states can even provide the money or issue the funds even for the subject which is not in its domain, अगर इसके डोमेन में नहीं भी है तो, if it is for a public purpose, ठीक है। तो लेकिन हमने पढ़ा था कि CSS में इशू ये है कि एनक्रोचमेंट अपॉन स्टेट अथॉरिटी है, क्योंकि स्टेट चाहकर भी इसको मना नहीं कर सकते CSS को, क्योंकि हो सकता है स्टेट अपने प्लान में, स्टेट के प्लान्स में ऑलरेडी ऐसी कोई स्कीम चल रही हो जो कि सेंटर ने भी स्कीम लॉन्च की हो उस पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत है, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देता है आयुष्मान भारत के अंडर में। सो इट मे बी पॉसिबल दैट स्टेट इज़ ऑलरेडी रनिंग इट्स ओन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, सो देयर इज़ अ डुप्लीकेसी ऑफ scheme also and duplicacy of the coverage also, and there is no requirement that the state government will run two schemes having the same same conclusion or the same result, so there is no need of having the same scheme. So this one size fits all approach of CSS is a big issue. So what should be the solution? Solution is CSS to be finalized by a state consultation. So पहले क्या होता था, जैसे प्लानिंग कमीशन, जस्ट लाइक प्रीवियसली डन बाय प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि कोई भी स्कीम किसी भी स्टेट को लॉन्च करनी होती है तो स्टेट की कंसल्टेशन के बाद ही लॉन्च होती थी। प्लानिंग कमीशन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो भी स्टेट प्लान्स थे, स्टेट प्लान्स और CSS
स्टेट प्लान्स को, अब CSS बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है। CSS क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो जो भी स्टेट के प्लान्स होते हैं ना, यानी कि स्टेट के प्लान्स मतलब कि स्टेट किस किस डायरेक्शन में पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो स्टेट के प्लान्स हर प्लानिंग कमीशन क्या करता था, जितनी भी स्टेट्स हैं आपके देश में, हर स्टेट का प्लान लेता था, उसको कंसल्टेशन चलता था स्टेट्स का प्लानिंग कमीशन के साथ, और एक स्टेट प्लान फाइनलाइज होता था, यानी किस किस डायरेक्शन में पैसा खर्च होगा, और उसके हिसाब से पैसा डिवॉल्व करता था प्लानिंग कमीशन। दैट इज़ आउटसाइड दी परव्यू ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो भी प्लान एक्सपेंडिचर होता था, प्लान एक्सपेंडिचर मतलब स्टेट को किस किस सेक्टर में खर्च करना है, कि स्टेट को एजुकेशन में खर्च करना है, स्टेट को हेल्थ में खर्च करना है, स्टेट को ड्रिंकिंग वाटर में खर्च करना है, स्टेट को हाउसिंग में खर्च करना है, स्टेट को स्टेट को सैनिटेशन में खर्च करना है, किसी भी डायरेक्शन में स्टेट को खर्च करना है। तो प्लान्स के हिसाब से चलता था जो प्लानिंग कमीशन करता था। अब नाउ वी ऑलरेडी नो दैट द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन एब्रोगेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कमिंग इनटू पावर इन बाय बीजेपी इन 2014 में ख़त्म कर दिया, नीति आयोग सेटअप कर दिया गया। बट नीति आयोग जो है दैट इज़ अ थिंक टैंक, वो पॉलिसी का थिंक टैंक है, पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्मुलेट करता है, फेडरल पॉलिसीज़ और दी पॉलिसीज़ विच रिक्वायर दी कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह वगैरह। बट ये डिवोल्यूशन नहीं करता जो कि पहले प्लानिंग कमीशन करता था स्टेट प्लान्स के अंतर्गत CSS के माध्यम से। तो अब क्योंकि ये कंसल्टेशन ख़त्म हो गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया, तो अभी CSS जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो हर स्टेट को CSS के माध्यम से पैसा भेज देती हैं और कहती हैं कि आप अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये जो कंसल्टेशन था स्टेट की, ख़त्म हो गई है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन ये है कि कोई भी CSS तभी फाइनलाइज हो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है, स्टेट कंसल्टेशन के हिसाब से उसको टेलरिंग हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो वाया स्टेट कंसल्टेशन। तो विदाउट स्टेट कंसल्टेशन CSS शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी ऑफ द स्टेट। सो दैट सोल्यूशन वी आर प्रपोजिंग। ठीक है, तो आप बस ये लिखिए, CSS टू बी फाइनलाइज आफ्टर स्टेट कंसल्टेशन। सो विल सी द नेक्स्ट इशू। सो नेक्स्ट इशू इज plan and non-plan expenditure. So as we already seen that the plan and we already know that in 2016 the government has done away with the distinction between plan and non-plan expenditure. तो पहले क्या होता था, प्लान जो है प्लानिंग कमीशन डिवॉल्व करता था पैसा, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन देता था। तो ये एक तरह से डिस्टिंक्शन था, बट ये ख़त्म कर दिया गया, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान के बीच में डिफरेंस, एंड प्लानिंग कमीशन को ही डिसमेंटल कर दिया, है ना। it is already disbanded by the central government. तो प्लान एंड नॉन प्लान का डिस्टिंक्शन भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से इशू क्या हुआ, इसी वजह से इशू ये हुआ कि जो भी ऐसे ट्रांसफ़र्स हैं जो भी स्टेट प्लान्स के अंतर्गत आते हैं, ट्रांसफ़र्स यानी कि स्टेट के प्लान्स के लिए, वो CSS के माध्यम से दिया जाने लगा, ऑब्वियसली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से, जो प्लानिंग कमीशन देता था। प्लानिंग कमीशन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से देता था, और प्लान एक्सपेंडिचर प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए भी स्टेट्स को फाइनेंस डिवॉल्व करता था। अब ये क्योंकि प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने हाथ में ले लिया, और ये सब मिनिस्ट्रीज़ अपने स्कीम के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा लेते हैं और उसको उनको इशू कर देते हैं। किनको दे देते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को, कि फला स्कीम के लिए आप किए जाएँ, और जो स्टेट के प्लान्स के लिए जो पैसा चाहिए वो फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत आ गया। तो एक तरह से दो टाइप के एक्सपेंडिचर हो गए। प्लान एक्सपेंडिचर जो था वो लाइन डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आ गया, प्लान एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे, CSS बाय लाइन डिपार्टमेंट, और जो प्लान एक्सपेंडिचर था, है ना, मतलब उनको किस किस सेक्टर में खर्च करना है। तो एक ये जो पैसा है ये फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत ही है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन को प्लान एक्सपेंडिचर तो नहीं दे रही है, बट फाइनेंस कमीशन ने 42% यूनिफॉर्मली डिवॉल्व कर दिया, अब वो अपने प्लान में उसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, बट इशू इसकी वजह से ये हुआ कि इनके पास जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पहले प्लान एक्सपेंडिचर के लिए पैसा अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता था, वो प्लान एक्सपेंडिचर का पैसा मिलना बंद हो गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया। फाइनेंस कमीशन से पहले भी मिलता था पैसा, और जो CSS का पैसा मिलता था वो मिलता ही था प्लानिंग कमीशन से, बट प्लान एक्सपेंडिचर का पैसा मिलना बंद हो गया आफ्टर डिसमेंटलिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लान एक्सपेंडिचर मनी लॉस हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, मिलना बंद हो गया। तो प्लान एक्सपेंडिचर शुड हैव गॉन टू नीति आयोग। तो सॉल्यूशन ये है कि नीति आयोग को ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि जो भी प्लान एक्सपेंडिचर, तो प्लान और नॉन प्लान का तो ऑब्वियसली ख़त्म हो गया,
तो प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बेसिकली जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, डेवलपमेंटल प्लान्स है ना, डेवलपमेंट मतलब रेलवे नहीं सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो रोड्स का हो गया, ब्रिजेस हो गया, है ना, पोर्ट्स हो गया, पोर्ट्स, ब्रिजेस, मार्केट्स, रोड्स, ब्रिजेस, है ना, देन सोसाइटीज़, लैंड डेवलपमेंट, और ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ। भाई जो मोटे मोटे तौर पे प्लान एक्सपेंडिचर जो स्टेट्स किया करती थी, सभी स्टेट्स में ऑब्वियसली ये सब पैसा चाहिए होता है इन सब सेक्टर्स के ऊपर, तो ये नीति आयोग के अंडर में डालना चाहिए, जो कि अभी किसी के अंडर में भी नहीं है। ये जो प्लान एक्सपेंडिचर जो पहले प्लानिंग कमीशन के अंडर में था, ये डेवलपमेंटल वाला जो पैसा भेजा जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा कि किसी भी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्लान और नॉन प्लान का डिस्टिंक्शन तो ख़त्म कर दिया, अब प्लान का तो क्योंकि कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं, तो प्लान एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, वो मिलता ही नहीं है अब तो। फाइनेंस कमीशन से पैसा मिलता है और सीएसएस का पैसा जो भी स्टेट के ऑब्वियसली काफ़ी हद तक सीएसएस के माध्यम से इसकी पूर्ति की जाती है, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स क्या हैं, ये ऑब्वियसली हेल्थ डोमेन में, एजुकेशन डोमेन में, एम्प्लॉयमेंट डोमेन में, इन सब और स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है ना, अटल जल मिशन है, जल जीवन मिशन इज़ देयर, देन वी हैव फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, देन वी हैव सैनिटेशन स्कीम्स हैं। तो ये जो भी स्कीम्स बेसिकली स्टेट प्लान के अंतर्गत ही आती हैं, बट एक्चुअल स्टेट को डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो मिलना जो प्लानिंग कमीशन से मिलता था वो बंद हो गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि वो जो प्लान एक्सपेंडिचर जो मिलता था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो नीति आयोग के अंडर में डाल देना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग आप जानते हैं कि दैट इज़ अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि स्टेट्स और सेंट्रल को कोऑर्डिनेशन को और उनके कोऑर्डिनेट करता है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल इज़ देयर, ठीक है। उसके अलावा वो ये सो इट ऑल्सो सीज व्हाट इन व्हाट डोमेन द सेंटर एंड स्टेट्स कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, सेंटर स्टेट्स को किस डोमेन में पैसा खर्च करना चाहिए, सो एज टू गिव बूस्ट टू द इकोनॉमी, और किस किस डायरेक्शन में कितना पैसा क्या खर्च करना चाहिए, हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड, क्या क्या वो सारा थिंक टैंक, वो पॉलिसीज़ क्या बननी चाहिए जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट दोनों जो है ना अपने अपने डोमेन में ग्रो कर सकें, तो वो सब नीति आयोग का फंक्शन है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी प्लान एक्सपेंडिचर डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए पहले खर्च किया जाता था प्लानिंग कमीशन द्वारा, दैट शुड बी डिवोट टू नीति आयोग। ठीक है, इसके अलावा एक दो इश्यूज हो रहे हैं दैट वी विल डिस्कस। सो नेक्स्ट चैलेंज इज currently there is no body to coordinate between various states. Actually there is a body, that is interstate council, which has already has a constitutional backing, article 263 के अंडर में आती है, बट इंटरस्टेट काउंसिल बट दैट इज़ टूथलेस मतलब कि इसकी मीटिंग्स ही नहीं होती रेगुलरली, और मीटिंग्स में भी कोई लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, स्टेट्स डोंट इवन, मैनी स्टेट्स इवन डोंट पार्टिसिपेट, डोंट इवन सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो, सो इट्स अ टूथलेस बॉडी, सो इट मीटिंग्स डोंट हैव रेगुलरली एंड so it is not able to resolve various state and central and state issues। जैसे प्रॉब्लम होती है ना सेंट्रल स्टेट में फाइनेंसिस को लेकर, फाइनेंस कमीशन के रोल को लेकर काफ़ी सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के फाइनेंस कमीशन को ऐसे दिए गए, जैसे रेवेन्यू ग्रांट्स के लिए बोला गया कि यू हैव टू सी कि रेवेन्यू ग्रांट दिए भी जाने चाहिए नहीं दिए जाने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो, और साथ में 2011 का जो इन्होंने पॉपुलेशन सेंसस ले लिया फॉर इनकम डिस्टेंस के लिए, तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि डिस्कस कर सकते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म में और इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, बट ये रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरस्टेट काउंसिल को रिवाइव करना चाहिए, मीटिंग्स को बाईएनुअली यानी कि ट्वाइस होनी चाहिए ना ईयर, एंड इट शुड बी मेड बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स टू अटेंड दैट मीटिंग। ठीक है, और जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा स्टेट्स के ऊपर। तो इंटरस्टेट काउंसिल को ऑब्वियसली रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंटरस्टेट काउंसिल को अगर इस टाइप के बॉडीज़ को, जिसमें आपको पता ही इंटरस्टेट काउंसिल में सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो इंटरस्टेट काउंसिल को ऑब्वियसली आपको रिवाइव करना चाहिए।
or interstate council is it can play a very big important role in a federal system like ours, center and states, क्योंकि it has already representation of center as well as states. Interstate council को हम कह रहे हैं कि it should be given a greater role in our federal system. ठीक है. So these are major recommendations, major challenges with fiscal federalism. उसके अलावा एक सेस एंड सरचार्ज का भी इशू है, वो भी मैं बता देता हूँ. फिर सेस एंड सरचार्ज, आपको पता है कि सेस एंड सरचार्ज आर्टिकल 271 के माध्यम से 270 एंड 271 के माध्यम से सेस जो है सरचार्ज दैट कैन नॉट बी distributed between the center and states, and cess also it cannot be distributed between the center and states. So cess and surcharge cannot be distributed. So the proceeds of such a tax will go solely to the center. तो cess का ना बहुत बढ़ता जा रहा है proportion. तो सी cess and surcharge, तो पहले ये 5-6% होता था आउट ऑफ ऑल दी जो गवर्नमेंट रेवेन्यू करती थी, अब 15% तक पहुंच गया है. अब क्योंकि ये डिवॉल्व नहीं किया जा रहा है टू दी स्टेट्स, तो 15% तो ऑलरेडी स्टेट ने रेवेन्यू लॉस कर दिया सेंटर. जो सेंटर 15% जो भी टैक्स का रेवेन्यू सेंटर कमाता है, 15% नहीं डिवॉल्व होता है उसमें. अब जबकि 10th फाइनेंस कमीशन ने तो बोला ही था ये कि सारे टैक्सेस को डिवॉल्व करना है, डिविजिबल पूल में सभी टैक्सेस होने चाहिए. बट क्योंकि सेशन सरचार्ज बहुत कम था उस टाइम 2000 में, अभी तो 15% कर दिया गया है. तो सेशन सरचार्ज की वजह से जो डिवोल्यूशन है वो बहुत कम हो गया है स्टेट्स को, इफेक्टिवली देखा जाए, क्योंकि 40% तो डिविजिबल पूल में से ही जाएगा ना. तो अगर पहले अगर डिविजिबल पूल 100 रुपये था तो 40% हुआ 40 रुपये. अब डिविजिबल पूल ही 80 रुपये हो गया, तो 40% ऑफ 80 30 रुपये, तो 30 रुपये ही जाएगा, क्योंकि उनका रेवेन्यू कम हो गया है स्टेट्स का. इसकी वजह से सोल्यूशन, सेशन सरचार्ज को भी डिविजिबल पूल में ले आओ. डिविजिबल पूल, दिस इज द सॉल्यूशन, वेरी सिंपल सॉल्यूशन. ठीक है. उसके अलावा एक FRBM का है. FRBM ऑलरेडी हमें पता है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट्स सेट किए गए हैं उस कानून में, और गवर्नमेंट को अचीव करने होते हैं. इवन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स को, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी उसमें प्रावधान है कि स्टेट्स को भी इतना फिजिकल डेफिसिट का रेट अपने यहाँ रखना होगा, और उसको अगर 3% ऑफ दी GDP, 3% है जनरली फिजिकल डेफिसिट, एंड रेवेन्यू डेफिसिट टू बी मेड 0%, तो 0 करना होगा. ठीक है. बाई 2024 ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, अब 2024-25 तक हो गया है. तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट में. अगर आप यूनिफॉर्म रखेंगे फिजिकल डेफिसिट, तो जो भी ऐसी स्टेट्स हैं मतलब जो पुअर स्टेट्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो उन्हें फिजिकल डेफिसिट कम करना होगा तो वो स्पेंड कैसे करेंगे, पैसा कैसे स्पेंड करेंगे, तो उनको और भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे. तो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए. स्टेट्स के कंडीशंस के हिसाब से स्टेट्स की टैक्स रेवेन्यू, स्टेट्स की टैक्स इम्पोजिंग कैपेसिटी, और टैक्स स्टेट का रेवेन्यू, स्टेट्स कितना वेलफेयर कर सकती हैं, और स्टेट का कितना GDP है, उसके हिसाब से FRBM को द FRBM target should be modified and should be amended, and there should be different for different states according to the state's capacity and state's standing on the GDP front. GDP कितना स्टेट्स का है, उसके हिसाब से FRBM should be different. और ठीक है. उसके अलावा ऐसा भी होता है कि जो भी रिचर स्टेट्स हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि रिचर स्टेट्स की भी अपनी अलग इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ उनके भी हो सकते हैं. तो अगर आप रिचर स्टेट्स के ऊपर अगर कुछ ऐसा, पुअर के साथ तो प्रॉब्लम है ही है, रिचर के साथ भी प्रॉब्लम है जो पैसे वाले स्टेट्स हैं. और इवन आप जानते हैं कि सेंटर के ऊपर, सेंटर तो ऑलरेडी 40-45% ऑलरेडी उसके ऊपर डेप्ट है टू दी GDP. स्टेट के बाद तो 20-25% है, सेंटर के ऊपर तो 40, इट इज़ ऑलरेडी 48% जो सेंटर के ऊपर डेप्ट है टू दी GDP रेशो, दैट इज़ दी 48%. और स्टेट्स का तो 25% है, और 20% अचीव करना है बाई 2024-25, है ना. और सेंटर के ऊपर तो
कई चीज़ों में कंडीशनलिटीज़ ही नहीं है, स्टेट्स के ऊपर कंडीशनलिटीज़ हैं। अब जैसे बोरोइंग के ऊपर है, तो बोरोइंग में तो स्टेट्स के ऊपर कंडीशनलिटीज़ हैं कि आपका जो है इतना आपका जो है रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए, तभी आप इतना बोरो कर पाओगे, इतना आपके पास पावर सेक्टर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। मतलब काफ़ी सारी कंडीशनलिटीज़ आपने स्टेट्स के ऊपर तो लगाई हुई हैं, बट सेंटर के ऊपर कंडीशनलिटीज़ नहीं है। तो सेंटर तो बोरो कर सकता है, स्टेट बोरो भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक इशू है कि कंडीशनलिटीज़ जो है ना वो दोनों तरफ होनी चाहिए। और अगर आप लगा रहे हो तो इट शुड बी मतलब कंडीशनलिटी शुड बी लिबरल इन नेचर, नॉट शुड बी स्ट्रिक्ट। क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो स्टेट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सभी के लिए मुश्किल हो जाता है। इवन रिचर स्टेट्स को भी पेनलाइज नहीं करना चाहिए। इक्विटी क्राइटेरिया में क्या होता है ना, आप इनकम डिस्टेंस में क्या करते हो ना कि जिन लोगों की इनकम कम है, अब क्या प्रॉब्लम होती है, इनकम डिस्टेंस है, मान लो इनकम डिस्टेंस में एक आदमी एक स्टेट की 40 रुपये मान लो स्टेट कमा रहा है, और सबसे हाईएस्ट जो स्टेट कमा रहा है 80 रुपये कमा रहा है। तो जो 40 रुपये कमा रहा है उसको तो फंड ज़्यादा दे दिया आपने, 80 रुपये वाले को फंड नहीं दिया। नहीं दोगे ना फंड, बट हो सकता है ना 80 रुपये वाले को और भी इश्यूज़ हों, उसको भी फंड चाहिए ना। तो इक्विटी क्राइटेरिया की वजह से भी क्या होता है ना, कई बार आप ऐसे ऐसे क्राइटेरिया लेके आ रहे हो, तो इन क्राइटेरिया की वजह से क्या होता है, जो भी रिचर स्टेट्स हैं वो भी पेनलाइज हो जाती है, उनको भी इशू हो जाता है कि उनको पैसा कम मिलता है। तो बेसिकली अगर आप कंडीशनलिटीज इम्पोज करेंगे ना किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने इक्विटी क्राइटेरिया, ये इनकम डिस्टेंस का क्राइटेरिया लिया है 40%, 80%, ये इनकम डिस्टेंस कि आपका कितना इनकम डिस्टेंस है। अगर आपका कम इनकम है तो आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो इन सब क्राइटेरियाज़ की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो अगर आपको कंडीशनलिटीज इम्पोज करनी है तो इट शुड बी रिव्यूड, द कंडीशनलिटी शुड बी रिव्यूड, द कंडीशनलिटी शुड बी प्रैक्टिकल इन नेचर एंड इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द स्टेट्स ऑल्सो। तो अगर कोई भी ऐसी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ भी रही है तो इट शुड प्रॉपर कंसल्टेशन विद द स्टेट्स होना चाहिए, एंड इवन स्टेट्स का भी उसमें वो होना चाहिए एक्सेप्टेंस कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्टेट्स भी एक्सेप्ट करें, तभी उसकी रिपोर्ट शुड बी पब्लिश्ड। मतलब तो आप पार्लियामेंट में तो रखते ही हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट 50% ऑफ स्टेट शुड ऑल्सो एक्सेप्ट दी रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। वो हम फाइनेंस कमीशन में पढ़ेंगे, बट ये भी फिजिकल फेडरलिज्म में आप सब ये कहानियाँ लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। FRBM के बारे में भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो ये सब आप लिखें। तो विद दिस आई एंड माई लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर आई टू टेक ऑफ दी 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर ही ले लूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर, इसके बारे में पढ़ते हैं इन डिटेल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर काइंडली लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।